तो आज हम सेकेंड ईयर इंग्लिश में डीजे सिंह गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची इसके 2025 के फाइनल टर्म के पेपर्स को जो प्रीलियम एग्ज़ाम्स हैं इनको हम सॉल्व करेंगे, जो 17 फरवरी को कंडक्ट हुआ डीजे साइंस कॉलेज में। और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमारा जो पेपर है, और डीजे साइंस कॉलेज के पेपर अक्सर बच्चे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चूँकि अच्छे कॉलेजेस में शुमार होता है उसका। तो आदम जी हो गया, डीजे हो गया, तो इसमें तो इसलिए हम आज इसको देखते हैं और किस तरह का पेपर है मैं एनालाइज़ करके बता दूंगा। इंपॉर्टेंट होगा तो वो भी बता दूंगा। तो ये पेपर जो है वो फर्स्ट टाइम मैं खुद भी देख रहा हूँ, मैंने इसको अभी नहीं देखा, अभी आधा घंटा पहले किसी ने भेजा है मुझे, तो मैंने फ़ौरन से उसको लगा दिया प्रोजेक्टर पे। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ उसको, तो आप भी इसको फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। तो देखते हैं कि अगर हमने पढ़ा है ठीक से तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। अदर ठीक है बेटा, तो सबसे पहले MCQs देखेंगे और एक्सप्लेन भी करूँगा MCQs को, फिर हम देखेंगे कि हमने आया कि ये टॉपिक पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा है। तो फर्स्ट MCQs यहाँ से आ रहा है, स्टार्टर है एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स विथ मिसेस ओकेंटअप। ये फर्स्ट चैप्टर है सेकंड इंग्लिश के प्रोज का। दिस कैरेक्टर फॉल्स डेड, कौन से कैरेक्टर मर जाते हैं इन द एंड? मिसेस ओकेंटअप। तो चलो पहला MCQ तो बहुत ही आसान है। अब देखो जरूरी नहीं है कि MCQs 10 ईयर का हो, बिल्कुल न्यू MCQs होगा, बट पढ़ा हुआ है तो आराम से लगा लेंगे। और डीजे साइंस वाले अक्सर न्यू MCQs डालते हैं, 10 ईयर से रिपीट नहीं करते, ये इनकी अच्छी बात है। सेकंड है इन द टाइटल ऑफ द एसे रिफ्लेक्शंस ऑन द रीअवेकनिंग ईस्ट द अंडरलाइन वर्ड मीन्स डैश। रीअवेकनिंग का मतलब क्या होता है? दोबारा से बेदार होना, दोबारा से जागना। तो क्या हो जाएगा बेटा इसका? दैट इज रिवाइवल, रिवाइव करना। PUBG में करता है ना रिवाइव, तो बंदा मर गया दोबारा जिंदा कर देते हैं उसको, तो रिवाइव, ठीक है। तो रीअवेकनिंग मतलब दोबारा से जगा देना, दोबारा से बेदार कर देना किसी को, तो दैट इज रिवाइवल। थर्ड MCQ है रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डैश। ये म्यूजिक व्हेन सॉफ्ट वॉइसेस डाई है ना, रोज लीव्स व्हेन द रोज इज डेड, बिल्कुल सही। आर हीट फॉर द बिलव्ड्स बेड है ना, ये सेकंड इसका लाइन था। तो सो फार बहुत आसान चल रहे। नेक्स्ट है द वर्ड बोगी यूज्ड इन द वर्ल्ड एज आई सी इट मीन्स अ थिंग विच इज डैश। द वर्ल्ड एज आई सी इट में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने वॉर के लिए, जंग के लिए बोगी का वर्ड इस्तेमाल किया था। बोगी का मतलब क्या होता है? फेयरफुल थिंग, एक खौफनाक चीज़, एक डरावनी चीज़, इसको बोगी कहा जाता है, ठीक है। या बोगी का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, है ना भाई। खौफनाक इसका मतलब होता है, जैसे रेसलर एक था बुगी मैन, सही कह रहा हूँ, तो WWE में क्या है, बुगी मैन बड़ा खौफनाक लगता था, तो उसको बुगी मतलब फेयरफुल मैन। यस। नंबर 5 है द डैम इन द डे द डैम ब्रोक वॉज लोकेटेड ऑन द साइड ऑफ। तो ये हमने नहीं पढ़ा है, ये वाही चैप्टर है जो अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ कि डे द डैम ब्रोक में एक डैम के टूटने का एक र्यूमर है। तो वो किस साइड पर मौजूद था? तो वो ईस्ट साइड पर मौजूद था, मशरिक की तरफ मौजूद था। तो ये तो पढ़ा नहीं है, इसलिए आप जवाब भी नहीं दे सकेंगे इसका। तो मुझे कॉन्फिडेंस है ना, मुझे पता है, मुझे मैंने नहीं पढ़ा, आप उसका जवाब नहीं दे पाओगे, इतना खुद से आप थोड़ी ना घर पे कुछ पढ़ते हो। नंबर 6 है जेंडा इज़ द नेम ऑफ अ डैश। अब देखो ये पता है सबको, टाउन का नाम है, जेंडा टाउन का नाम है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ऑन माई वर्ड्स ना, आप जब मैं बोलूँ तब आप करें इस तरह ना ऊपर, ठीक है। जल्दबाजी नहीं है, आराम से करेंगे। हाँ ठीक है, टाउन हो गया इसका, जेंडा इज द नेम ऑफ अ टाउन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब इसके बाद अब ऊपर करें ताकि ये MCQ थोड़ा ऊपर तक, यहाँ तक आ जाए। करें, अब करें और करें, करते जाए, बस रोक दें, बस रोक दें। नंबर 7 MCQs है इन द टाइटल ऑफ चैप्टर 11 हंटिंग अ वेरी बिग बोर ऑफ द नॉवल द अंडरलाइन वर्ड रिफर टू डैश। यस, हंटिंग अ वेरी बिग बोर में मुराद, बोर से क्या मुराद थी? इससे माइकल मुराद थी ना भाई, ठीक है, माइकल मतलब एक बहुत बड़े जो है वो एक जंगली भैंसे का शिकार या वाइल्ड पिग का शिकार, तो दैट इज बोर। तो ये एक चैप्टर था उसमें प्रिजनर ऑफ जेंडा में, जिसमें वो जाकर जो है वो जेंडा जाता है, या पूरी हीरो टीम जेंडा मूव करती है, तो वहाँ पर वो शिकार करने जाती है ब्लैक माइकल का, या अटैक करने के लिए जाती है, अटैकिंग मिशन पर। तो उस चैप्टर का नाम हंटिंग अ वेरी बिग बोर, जिसमें वो मार्शल स्टेकेंस के पास जाता है और वहाँ जाकर कहता है कि हम लोग जा रहे हैं और फ्लेविया के रखवाली जो है आपकी जिम्मेदारी छोड़ के जा रहे हैं। समझ में आ गई बात? पढ़ा है नहीं हमने? कुछ नया नहीं है, नया होगा तो आप रुक के मुझे बताओ, लाइव में बताओ कि सर आपने ये पढ़ाई नहीं है, कैसे आ गई, ठीक है। तो ऐसा मसला नहीं है, नहीं मैं तो बोल रहा हूँ ना भी, मैंने हर चीज़ कराई भी है, ठीक है। अब लाइव बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ा ही नहीं है। नंबर 8 दिस पर्सन सेंट अ लेटर टू वार्न प्रिंसेस फ्लेविया नॉट टू एक्सेप्ट माइकल्स इन्विटेशन। वो बैन, यस बिल्कुल।
तो मैडम डी मोबैन जो थी ना, उन्होंने एक ख़त लिखा था, एक लेटर लिखकर भेजा था प्रिंसेस फ्लेविया को कि लेटर लिखकर भेजा था कि वो जो है वो कोई भी लेटर एक्सेप्ट ना, कोई भी इनविटेशन एक्सेप्ट ना करे ब्लैक माइकल की तरफ से, ठीक है। नंबर 9 है वास्को डे गामा वॉज एन एक्सप्लोरर फ्रॉम दिस कॉन्टिनेंट। ये रिफ्लेक्शंस वाले चैप्टर्स है कि कोलंबस और वास्को डी गामा 2 लोगों का नाम था। तो कोलंबस ने अमेरिका डिस्कवर किया था, वास्को डी गामा ने इंडिया का सी रूट डिस्कवर किया था। तो वास्को डी गामा जो था उसका ताल्लुक कहाँ से था, बताएं, आंसर बताएं। यूरोप से था ना, उसके सलाइन ही ये था, द ग्रेट एक्सप्लोरर्स फ्रॉम यूरोप कोलंबस एंड वास्को डी गामा डिस्कवर्ड योर कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो वास्को डी गामा भी यूरोपियन था, पुर्तगाल से ताल्लुक था ना, और जो कोलंबस था वो भी यूरोपियन था, उसका स्पेन से ताल्लुक था, ठीक है। तो ये हमारे रिफ्लेक्शन से लिया गया, ये मैंने आपको बताया था वास्को डी गामा के कोलंबस के बारे में। नंबर 10 है यूलिसिस रिप्रेजेंट्स ह्यूमन डैश। जो हमने लास्ट वीक पोम पढ़ी थी, यूलिसिस वो किस चीज़ को शो करता है? नहीं, स्ट्रगल को शो करता है ना। कर्ज की बात तो उसके अंदर थी, लेकिन वो शो कर रहा है स्ट्रगल को। जो जद्दोजहद थी वो कह रहा था कि हम ओल्ड एज हो चुके हैं बट स्टिल जो है वो हम अपने घर पहुंच सकते हैं, वापस जा सकते हैं। तो बेटा ये शो करता है स्ट्रगल को, जद्दोजहद को, एंडीवियर को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बाय प्रोफेशन लियाकत अली खान वॉज अ डैश। यस, जितने ज़्यादातर मुस्लिम लीग के जो वर्कर्स हैं वो लॉयर थे, चाहे लामा इकबाल हो, कायद आज़म हो, चाहे वो लियाकत अली खान हो। 12th है यूलिसिस वॉज द किंग ऑफ डैश। ग्रीस का था बादशाह, ठीक है। नंबर 13 है द वर्ड्स द मेन एंड द डीप इन इंग्लिश पोइट्री आर यूज्ड फॉर डैश। ये वही यूलिसिस की लाइन है जो आपके रिड्यूस सिलेबस की पोम है कि द मेन को भी इस्तेमाल किया जाता है। द मेन का वर्ड इस्तेमाल किया है उसमें से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ में, फ्लडिंग इन द मेन, ठीक है। और डीप का वर्ड इस्तेमाल किया गया यूलिसिस के अंदर, द डीप मोन्स राउंड विथ मैनी वॉइसेस, ठीक है। तो इन दोनों का मतलब क्या है, मेन और डीप का? से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलेथ में मेन का वर्ड यूज़ हुआ है, यूलिसिस में डीप का वर्ड यूज़ हुआ है। ये मेटाफोर है। मेन मतलब तो बुनियादी होता है, डीप मतलब गहरा, लेकिन नज़म में किस मायने में इस्तेमाल हुआ ये पता है आपको? सी, समंदर के मायने में इस्तेमाल हुआ। तो समंदर को से नॉट द स्ट्रगल में कहा जा रहा है द मेन, और यूलिसिस में कहा जा रहा है द डीप, ठीक है। क्लियर है? करें और करें नीचे, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद है एमसीक्यूज नंबर 14 है फ्रिट्स स्टेटेड heaven डज नॉट ऑलवेज मेक द राइट मैन किंग। तो पहले बता दिया तो डैश लगाया है उन्होंने यहाँ पर, तो किंग हो गया। तो ये तो बहुत मशहूर डायलॉग है फ्रिट्स का। जब ये रिपार्ट हो रहे थे, जब रुखसत हो रहा था ना रजनडाइल स्टाइल्स वो लंदन सिटी के लिए, तो फिर वो बोला था उसमें हेवन डज नॉट ऑलवेज मेक द माइक। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। नेक्स्ट है शैली जो पोइट हैं इसके म्यूजिक पॉइंट्स ऑफ वर्सेस डाई के, वॉज अ जेनरस एडमायरर ऑफ द पोइट डैश। हाँ जैसे जॉन कीट्स के जो है वो जेनरस एडमायरर थे। असल में जॉन कीट्स के, अच्छा ये बात मुझे बतानी थी आपको, लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन के अंदर जो रिड्यूस हो गया, इसलिए ये बात मैंने आपको बताई नहीं थी। अब ये न्यू आपको बात पता लग रही है, क्योंकि शैली जो थे ना वो जॉन कीट्स एक शायर हैं जिन्होंने लाइन्स फ्रॉम एंडीमियन पोम लिखी है, जो आपके कोर्स से निकल गया, रिड्यूस सिलेबस हो गया। तो वो एक एडमायरर था किसका भाई, कीट्स का। और कीट्स की मौत पर शैली ने एक एलिजी लिखी थी। एलिजी मतलब मर्सिया, एक एलिजी लिखा था, एक मर्सिया, एक नोहा लिखा था जिसका नाम था एडोनेस। तो एडोनेस जो एलिजी है शैली की, इट इज़ रिटन फॉर जॉन कीट्स हु वाज वन ऑफ द ग्रेट रोमांटिक पोइट्स, ठीक है। तो वगैरह से रिड्यूस हो गया, तो उसके बारे में भी डिटेल में नहीं जा रहे जॉन कीट्स के बारे में। नंबर 16 है द डायलॉग से आई एम क्रिश्चियन और से आई एम जेलस। मार्टिन डी मोबैन का बहुत मशहूर डायलॉग है ये, ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 17 है अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स, ये है एस्ट्रोनॉमर्स व्यू ऑफ द यूनिवर्स। अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स लाइफ कैन ओनली एग्जिस्ट इनसाइड अ नैरो जोन दैट इज डैश। वो बताया था ना गोल्डीलॉक्स जोन, टेम्परेट जोन, राइट। टेम्परेट जोन मतलब लाइक मॉडरेट, मतलब जहाँ पर टेम्परेचर ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, दरमियानी हो, जहाँ पर वाटर लिक्विड स्टेट में सस्टेन कर सके, वहीं पर लाइफ पॉसिबल होती है। लाइफ लाइक अस, जिस तरह हमारी ज़िंदगी है उस तरह की।
नंबर 18 है आर्थर हचक्लफ, ये राइटर हैं, पोइट हैं किसके, सिनोड द सेकंड लॉट वेलेथ के। आर्थर हचक्लफ इज द पोइट ऑफ दिस एरा, विक्टोरियन एरा के शायर भाई, क्योंकि जंगों के बारे में लिखते हैं ना, और जंग के बारे में ही तस्करा इसमें किया जा रहा है। और नज़म को पढ़ा भी जंग में ही किया था, वर्ल्ड वॉर 2 में विंस्टन चर्चिल ने पढ़ा था ना, याद है? क्योंकि 3 ही पोम बेटा बची है हमारे पास। और देखो ये डीजे साइंस कॉलेज, बहुत सारे बच्चे बोले नहीं सर शुरू का पोएम भी आएगा, फलाना पोएम भी आएगा। ये डीजे कॉलेज के प्रोफेसर ने पेपर बनाया है, इसमें सिर्फ 3 ही पोम से एमसीक्यूज निकाले। अब देखो ना, म्यूजिक एंड शॉर्ट सोर्सेज आए, यूलिसिस, सिनोड द स्ट्रगल। मैं गलत बोल रहा हूँ, प्रोफेसर थोड़ी ना गलत बनाते हैं पेपर यार, वो तो 3 ही से बना रहे हैं। पता नहीं क्यों बच्चे कह रहे थे शुरू का 5 भी आएगा, हमारे टीचर बोले शुरू का 5 भी आएगा, उसके बाद सब आएगा। जबकि मैं पहले दिन ही जिस दिन रिड्यूस सिलेबस है मैं बता दिया था कि ये आना है और ये नहीं आना है। बिला वजह बच्चे टेंशन ले रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा सर, वैसा होगा, उसने बोला, किसने बोला। तो इसलिए चुपचाप से मतलब जो बोला जाए उसको सुन लिया करें, बजाय अपना लॉजिक लगाने की, 10 लोगों की बात सुनने के। हमारा सुबह से रात तक काम ही यही है, इसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। आपका शायद इतना नहीं सोचना, हम सोचते हैं इस बारे में, क्योंकि हमारा तो कोर्स है, हमें पढ़ाना है ये। तो बच्चे बिला वजह कन्फ्यूज़ होते हैं, शुरू का 5 याद कर रहे हैं बैठ के, जबकि नहीं आना। आप क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दिखाऊंगा, 3 पोम से आएगा सिर्फ। 5 पोम याद करना आसान थोड़ी ना है कि 5 भी याद कर लो, मेहनत लगती है, ऐसे थोड़ी ना हो जाता। मैं एज अ टीचर बोल दूँ बेटा याद कर लो, तो मैं एज अ टीचर मैं तो बोल के निकल जाऊँगा क्लास से, बोझ तो आप पे डाल के चले आऊँगा ना। आप याद ही नहीं करो, बोले छोड़ो भाई हटाओ, सिंपल सी बात है। तो बेहतर होना चाहिए कि उतना याद करे इंसान जितना ज़रूरी है, जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आते हैं ज़रा, एमसीक्यूज नंबर 18 हो गया। 19 है द लिटरेरी डिवाइस, मतलब फिगर ऑफ स्पीच, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री जिसको हम कहते हैं ना, पोइटिक डिवाइस। लिटरेरी डिवाइस जो बहुत सारी होती है, नीचे ऑप्शन में आएगा। यूज इन द लाइन 1 इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स इज डैश। आपको पता है कि एमसीक्यूज लास्ट में ऐसा आता है। इस लाइन में 1 इक्वल टेम्पर ऑफ हीरोइक हार्ट्स कौन सा पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? एलिट्रेशन, इमेजरी, मेटाफोर, सिमिली। अच्छा पहले एक बात समझ लें जरा, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत आसान एमसीक्यूज हो गया ये। इसलिए कि इमेजरी जो होता है ना, जिसमें हम रिजेंबलेंस करते हैं, जिसमें हम रिजेंबल करते हैं, वो इमेजरी कहलाता है। और इमेजरी जो है ना वो 2 टाइप की होती है, एक हमारे पास सिमिली होता है और एक मेटाफोर होता है, ठीक है? तो अब लॉजिक पे अगर हम आए ना, ये ऑप्शन थोड़ा सा बहुत आसान दे दिया गया है। अब इसका मतलब कि ये जो है ना, सबसे पहली बात को तो ये 3 ऑप्शन आखिरी का तो पॉसिबल ही नहीं होंगे इस वक्त। अगर होंगे तो ये सवाल गलत है, क्योंकि इमेजरी भी सही है और बाकी दूसरा भी को सही हो जाएगा। या अगर मेटाफोर सही होगा तो इसको भी सही होना पड़ेगा, सिमिली सही होगा तो इसको भी सही होना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है लॉजिक? क्योंकि इमेजरी के 2 टाइप्स है, वो दोनों टाइप वो होती है, इस्तारा है और एक तशबीह है ना। तो इसका मतलब ये 3 नहीं है, तो बच गया हमारा क्या? अब एलिट्रेशन कैसा है, तुक्का थोड़ी ना मार रहा हूँ। एलिट्रेशन पता है ना, 2 याद है ना, फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था, 2 वर्ड सेम अल्फाबेट्स अगर स्टार्ट हो कंसेक्यूटिव, याद देखो, हीरोइक हार्ट्स दोनों एक से स्टार्ट हो रहे हैं, सेम अल्फाबेट से, सेम लेटर से, दैट इज एलिट्रेशन। इसी को बोलते हैं ना एलिट्रेशन। फर्स्ट टाइम में भी तो था कई जगहों पर ये। क्लियर है? अगर इसमें से बोल दे कि बेस्ट ऑप्शन चूज करना तो क्या? बेस्ट ऑप्शन यही ऑप्शन है बेटा, बेस्ट भी यही है, करेक्ट भी यही है, बाकी लॉजिकली इम्पॉसिबल है। आप समझ नहीं पाए मेरी बात को। देखो अगर एक सवाल हो जाता ना, अगर एक सवाल आता ना, चलो सवाल ये आता, विच वन इज अ फ्रूट, ठीक है, विच वन इज अ फ्रूट, और यहां पर आ जाता अनियन, यहां लिखा हुआ जाता फ्रूट, यहां आ जाता गुआवा, यहां आ जाता एप्पल। अब शायद समझ पाओगे आप मेरी बात को। बताओ सही आंसर बताओ, इसमें से फ्रूट कौन है? समझ गए? बोल के नहीं, सवाल ही गलत हो गया ना। विट वन इज नॉट अ फ्रूट या विट वन इज अ वेजिटेबल। अब सही है, सवाल ही गलत, अब सही। अब देखो, अब समझ में आ रहा है? अब नहीं अनियन, मुझे नहीं पता अनियन वेजिटेबल होता है, बट वो 3 तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो फ्रूट के 2 टाइप है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो वही वाला पे आप बात हुई थी कि इमेजरी की वो 2 टाइप्स है। अगर ये या ये सही होगा तो इसको सही होना जरूरी है, 2 ऑप्शन एट अ टाइम करेक्ट होंगे, तो यहाँ लिटरेशन आगे, समझ गए? तो ये ऐसा होता है कभी कभार एमसीक्यूज ऐसा दिया जाता है कि एग्जैक्ट आप आंसर तक डायरेक्ट पहुंच जाते हैं, क्योंकि लॉजिकली बाकी तमाम आंसर गलत हो रहे होते हैं। मैं होता तो मैं ऐसे ऑप्शंस नहीं डालता, मैं चेंज करता उसको, ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। ये तो कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है, क्योंकि इमेजरी के 2 टाइप्स हैं वो। बात समझ में आ गई? तो आसान हो गया, लेकिन आपको रट्टा नहीं मारना है। एलिट्रेशन किसे कहता है, आपको डेफिनेशन याद करनी है। सुन लो, दोबारा बता देता हूँ। व्हाट इज एलिट्रेशन? कि
कि दो सेम वर्ड से, दो सेम लेटर से स्टार्ट होने वर्ड अगर आ जाए, दैट इज एलिट्रेशन। इमेजरी किसे कहा जाएगा? इमेजरी जिसमें हम रिजेंबलेंस करें, मुशाबिहत करें, किसी एक चीज़ को दूसरे से कंपेयर करें। कंपैरिजन होता है ना इमेजरी में। अब कंपैरिजन दो तरह से होती है, एक हमारे पास सिमिली है और एक मेटाफोर है। सिमिली मतलब उर्दू में तशबीह, मतलब लाइक और एस के वर्ड के साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, ठीक है। तो अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, तो लास्ट लाइन जो है लाइक अ डायमंड इन द स्काई, जैसे कि हीरा आसमानों पर। ये जो इस नर्सरी राइम के अंदर लास्ट की लाइन ये सिमिली कहलाती है। सिमिली क्यों कहलाती है? लाइक के वर्ड के साथ स्टार को डायमंड के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते हैं हमारी लाइन आप। इसी तरह से मेटाफोर किसे कहते हैं? इस्तारा, उर्दू में कहते हैं इस्तारा। एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेना, एक वर्ड की जगह दूसरा वर्ड इस्तेमाल कर लेना, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इस्तारा। जैसे शायर किसी फर्द के लिए चांद का वर्ड इस्तेमाल कर लेता है कि फला जो है वो चांद है, जबकि चांद तो नहीं है, फला तो शख्सियत है, तो दैट इज मेटाफोर। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकती है, लाखों में, ठीक है, क्लियर है तो मसला। और आगे है 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास है, एमसीक्यूज नंबर 20। रोडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ इन्वाइटेड रडोल्फ रोजेंडाइल एट या इन द डैश। कहाँ? शूटिंग लॉन्च पर इनवाइट किया था ना उसने। ये तो शुरू में चैप्टर नंबर 2 या 3 में ही हुआ था ना ऐसा, फेस टू मतलब सॉरी अ मैरी इवनिंग विद अ डिस्टेंट रिलेटिव। उसके अंदर हुआ था कि उसने फिर बोला था आओ जाकर हम लोग डिनर करते हैं, तो वहाँ पर उसने डिनर किया था शूटिंग लॉन्च पर। फिर रोजेंडाइल ने किसके साथ? रोडोल्फ एल्फबर्ग द फिफ्थ के साथ। समझ में आ गए सारे एमसीक्यूज? तो देखो एक एमसीक्यूज फिर भी वो आ गया जो हमने पढ़ा नहीं था, डेथ एट एम्ब्रो। तो बेटा उस चैप्टर को भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप एक एमसीक्यूज तो गया 19 नंबर आएंगे, 20 तो नहीं आ सकेंगे। तो इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ता है सारा कंप्लीट, वरना मैं बोलूँ नहीं बेटा छोड़ो तुक्का मार दो उसमें, तो मेरे ऊपर ब्लेम आएगा ना कि सर आपने पढ़ा ही नहीं था, हमें तुक्का मारना पड़ा, गलत हो गया। बाकी इसमें कोई तुक्के वाली चीज़ नहीं है, सब चीज़ें पढ़ी हैं, क्लियर है, ठीक है बेटा। उसके बाद सेक्शन बी और सेक्शन सी है, तो लेकिन राइट सी बात है सेक्शन बी पूरा सॉल्व नहीं करने वाला मैं यहाँ पर। ये तो क्वेश्चन आंसर बेटा याद करने की चीज़ लिखूंगा थोड़ी ना मैं बैठ के यहाँ पे, ठीक है। बस हम देख लेते हैं कि ये सवाल हम इसमें से कितने निकाल पा रहे कितने नहीं। कोई बहुत मुश्किल कोई आउट सवाल तो नहीं दे दिया उन्होंने कि समझ से बाहर हो जाए। पहला सवाल कर रहे हैं ये प्रोस, आपको पता सेक्शन 1 जो हमारा जो है वो प्रोस है। पहला कह रहे हैं व्हाट वर द चार्जेस अगेंस्ट मिस्टर एंड मिसेस जोन्स। बहुत आराम से निकलेगा ये, मिस्टर मिसेस जोन्स पे क्या इल्ज़ाम लगे थे, तो ऐसी ही कहानी है तो ऐसे निकालेंगे। हाउ कैन एशियन कंट्रीज प्रिजर्व इंडिपेंडेंस। एशियाई ममालिक कैसे अपनी आज़ादी को बरकरार रख सकती हैं, प्रिजर्व रख सकती हैं। ये रिफ्लेक्शंस का सवाल है, मैंने बोला रिफ्लेक्शन का लाजमी आएगा, रिफ्लेक्शन का दिख रहा है। व्हाट फोर्सेस डज आइंस्टाइन ब्लेम फॉर द परसिस्टेंस ऑफ वॉर। ये हो गया व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन अबाउट वॉर। जंग के बारे में क्या नजरिया था, ये तो आराम से याद किया होगा आपने, बहुत बार आया 10 ईयर में ये। चौथा है व्हाट वाज द सुप्रीम मैनिफेस्टेशन ऑफ द मिलर्स सेल्फिशनेस दैट कॉज हंस टू लॉस हिज लाइफ। हाउ डिड द लिटिल हंस डाई। छोटा हंस कैसे मरा। ये तो ऐसे ही तो चारों निकाल दे रहे हो आप इसमें से, जबकि होता नहीं है कि चारों निकल जाए, बहुत मुश्किल से एक ना एक आउट आ रहा होता है, बट इसमें कोई आउट किया ही नहीं उन्होंने, सारा बेसिक सवाल डाल दिया, कोई बात नहीं। और बोर्ड में इसी तरह से, लेकिन एक आउट हो जाता है इसमें, कोई ना कोई नया सवाल एक ना एक डाल देते हैं। इसमें चारों ईजी है, आराम से हो जाएंगे। और ये वो सवाल है जो बार बार रिपीटेड है 10 ईयर के अंदर। पोम्स में देखते हैं, अच्छा पोम में क्या है, 3 पोम्स है, मतलब किसी एक पोम से 2 क्वेश्चन उन्होंने डाला होगा, तो ये 3 ही पोम्स है ना, और सवाल 4 लिखा हुआ है, तो किसी एक से 2। अब देखते हैं कौन से पोम से 2 डाला गया। What examples has Arthur H. Clough given in the poem Say Not the Struggle to support his strong belief that struggle ultimately gets rewarded। Say Not the Struggle का सवाल है ये कि कौन से एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए, ईस्टर्न विंडोज़ वाली दी है, और समंदर वाली जो टाइड वेव्स वाली है ना, सन वाली एग्जाम्पल, ये सब है ना, तो ये तो आराम से हो सकता है। Say Not the Struggle है ये, नोट्स में मिल जाएगा, 10 ईयर में हर जगह सवाल आपको मिल जाएगा, हर नोट्स में कराची के सवाल मिल जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द थीम ऑफ। ये तो ऐसे ही हो गया, एक ही सवाल तो आता है इसको, और आता ही नहीं है, सेंट्रल आइडिया आता है। एनालाइज यूलिसिस कैरेक्टर इन द लाइट ऑफ द टू स्ट्राइव टू सीक नॉट। ये भी 10 ईयर का सवाल है। इस लास्ट अभी हमें टेस्ट नहीं किया इसका, बट आप देखोगे 10 ईयर में आया हुआ है, ठीक है, कि लास्ट 2 लाइन है टू स्ट्राइक टू विल्ड नॉट टू विल्ड। पढ़ाया तो है मैंने लास्ट वीक आपको, बट इसका टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, तो ये ईजिली निकल सकता है ये सवाल भी। हु वॉज यूलिसिस एंड वॉट वॉज हिज गोल इन लाइफ। यूलिसिस कौन था और उसका क्या मकसद था, खुद भी लिख सकते हैं इसको, अगर नहीं भी मिले तो। ये आसान सवाल है। यूलिसिस के बारे में तो बहुत डिटेल में मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया, पूरा जंग ट्रोजन वॉर के बारे में डिस्कस किया पूरा, ठीक है, क्लियर है। करना नहीं है सारा, हमें 10 करने, ठीक है, टोटल ओवरऑल हमें मिलाकर 10 करने चारों सेक्शन से। लेकिन लकीली यहाँ से चलो मान ले 3 तो यहाँ से निकल रहा है, और मिनिमम 3 तो निकल ही निकल रहा है यहाँ से, कुछ भी कर लो तो,
एक मान ले तो सर एक नहीं हो पाएगा, यहाँ से एक नहीं हो पाएगा। पढ़ने वाला बच्चा चारों चारों कर सकता है, मान लेते हैं एवरेज बच्चा है तो 3-3 कर लेगा यहाँ से, ठीक है। 6 तो यही हो गया, बाकी 2 यहाँ से निकालने। जबकि इन्होंने करना क्या होता है, मैंने बताया मोस्ट प्रोबेबली 4 सवाल हमारे यहाँ से निकलेंगे, जेंडा से, और यहाँ से फिर हम 2 और 2 निकालेंगे, चूँकि आउट भी आ रहा होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी सवाल आउट नहीं होता, ये नहीं कर रहे हैं वो एक अलग बात है, बट आउट हो सकता है। नेक्स्ट है हु वाज, ये तो ऐसी चारों हो जाएगा। वाई वॉज लेडी मोबैन अगेंस्ट माइकल बिकमिंग द किंग ऑफ ब्रिटानिया, हाउ वाई बिडरे वाला है ना, क्यों उन्होंने धोखा दिया ब्लैक माइकल को। दूसरा, राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट रडल्फ एल्बर्ग और रूपर्ट ऑफ हेंड्जू, किसी दोनों में के बारे में कोई एक कैरेक्टर स्केच से निकाल के लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट है वाई डिड रजनडाइल प्लान टू विजिट रूरिटानिया सीक्रेटली, रजनडाइल रूरिटानिया चुपके से क्यों जाना चाहता था, घर वालों को बताए बिना, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू द किंग, और उसकी फिर उसकी जो भाभी थी उससे जेलस थी और उसको रुकती थी। ये सब पढ़ा है ना हमने, फर्स्ट चैप्टर में तो है ये खुद से भी लिख सकते हैं कि रजनडाइल जो है वो रूरिटानिया चुपके से क्यों गया, चूँकि वो टायरोल का बोल के गया था ना कि मैं टायरोल जा रहा हूँ, लेकिन वो चुपके से चला गया था वहाँ रूरिटानिया। लास्ट है वेयर एंड वाई वॉज रडल्फ एल्बर्ग इम्प्रीजेंट, बड़ा आसान है, रडल्फ एल्बर्ग को कहाँ और क्यों कैद करके रखा गया था कैसल ऑफ जेंडा में। तो ये तो ऐसे आराम से बताने को मसला, यहाँ से तो चारों आराम से निकल जाते हैं, नहीं तो नहीं भी आ रहे ना अपनी तरफ से बना दो उसको। नॉवेल में तो इसलिए कहानी है पूरी, तो 4 यहाँ से निकलते हैं, 2 यहाँ और 2 यहाँ से मस्त निकलेगा, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़े, यस नीचे आ जाए। तो मैं पूरा आंसर सॉल्व नहीं कर रहा, ये तो हर नोट्स में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आ जाओ, ये ग्रामर पोर्शन हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो ग्रामर के अंदर मैंने क्या बताया था आपको कि 3 क्वेश्चंस होते हैं बेटा, देख लें, और ये बिल्कुल रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको तरीका बताया था उसी के अकॉर्डिंग ये बना हुआ है ओवरऑल पेपर, ठीक है। सेम एज इट इज़ बना हुआ है पेपर, ये जो पैटर्न मैंने आपको उससे पहले बताया था क्लासरूम में, और जिस तरह से मिड टर्म में हमने चीज़ों को किया था वैसे ही पैटर्न है सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड इन योर सेंटेंस, इसको होमोफोन कहते हैं, होमोफोन। अब होमोफोन में मैं पूरा सेंटेंस नहीं बना रहा, मैं सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ। कॉलेज और कोलाज, बड़ा आसान है। कॉलेज तो जो कॉलेज जो आप जाते हैं, आई नेवर गो टू कॉलेज, ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस बन गया। कोलाज, फोटो कोलाज, देयर इज अ फोटो कोलाज ऑन द वॉल ऑफ माई रूम, इस तरह से, ठीक है। बहुत सारे बन सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो बनाए, आपके जहन में जो सेंटेंस सारा बना सकते हैं। अब बेटा सेकेंडरी में आ गए, अब इसके मोहताज नहीं रहोगे आप। अब 7-8 में ही बच्चा खुद से बना रहा होता है सेंटेंस, आप तो सेकेंडरी में हो। ड्यूल और डुअल, ये वाले ड्यूल के मतलब क्या होते हैं, लड़ाई। ड्यूल, ड्यूल है ना, लड़ाई, 2 लोगों के बीच में जो ड्यूल होती है, जो मैंने आपको बताया था ना कि सर लॉर्ड जेम्स पर्लेस्डन एंड रुडोल्फ एल्बर्ग द सेकंड फाउट अ ड्यूल, कि दोनों ने एक ड्यूल लड़ा था जिसमें लॉर्ड जेम्स पर्लेस्डन जो है वो, सॉरी, किंग रुडोल्फ एल्बर्ग द सेकंड मर गए थे, याद है ना उसमें। तो ड्यूल क्या होते हैं, 2 लोगों के बीच की लड़ाई, अ ड्यूल बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है। या आसान जुमला लिखना है तो अ ड्यूल इज गोइंग ऑन बिटवीन दीज 2 पर्सन्स, ठीक है। डुअल, डुअल का मतलब होता है दोहरा या 2 के मायने में आता है। वी स्टडीड अबाउट डुअल बिहेवियर ऑफ लाइट इन फिजिक्स क्लास, मतलब कुछ भी डुअल नेचर ऑफ लाइट बना सकते हैं। ड्यू और ड्यू, ये वाला जो ड्यू है ना, ड्यू डेट वाला है। वी शुड नॉट सबमिट अवर यूटिलिटी बिल आफ्टर ड्यू डेट, सिंपल है, अदरवाइज चार्जेस यू हैव टू पे द चार्जेस। तो ड्यू, ड्यू मतलब होता है जो ताखिर हो जाना किसी चीज़ में। और DEW ड्यू, डू द ड्यू, लेकिन ये नहीं बोलेंगे आई एम ड्रिंकिंग माउंटेन ड्यू, ये शबनम के कतरे, शबनम के कतरे अल्लाह के बंदे। ड्यू ड्रॉप्स आर फॉलिंग ऑन माई कार, इस तरह से, या ऑन माई फ्लोर, इस तरह से, ठीक है। तो शबनम के कतरों को कहते हैं ड्यू, ड्यू ड्रॉप्स, शबनम के कतरे। एक तो ड्यू कोल्ड ड्रिंक का भी नाम है, लेकिन वो उस पर नहीं बना रहा है। अब देखो साइट, SIT साइट, इस साइट का मतलब होता है कोई जगह, जैसे द सिविल इंजीनियर इज विजिटिंग द साइट, कि सिविल इंजीनियर जो है वो साइट का, यस काम की जगह जहाँ पर कोई काम चल रहा हो, साइट एरिया होता है ना, साइट, जैसे साइट एरिया सुना होगा आपने, ठीक है। और SIGHT साइट मतलब नज़र, हिज आई साइट इज़ वीक, माई आई साइट इज़ वीक, ये वो वाला साइट है। आई साइड नहीं होता है, आई साइट होती है। आपकी आई साइट वीक है, आई साइड वीक नहीं है आपकी। बहुत सारे बोलते हैं ना आई साइड वीक हो गई है, ये कौन सा साइड है भाई, ठीक है। साइट, नज़ारा, नज़र, ठीक है। हीरोइन, अब हीरोइन 2 तरह से, एक तो नशे वाला, ठीक है। अब ये देख रहे हैं कौन सा हीरोइन कौन सा है, ये तो पता है सर 2 तरह की हीरोइन है, हमें पता है,
एक तो एडिक्शन वाली है और एक तो बॉलीवुड। हाँ, वो तो एक अलग बात है, तुम मिला। ठीक है, सुनो गौर से। तो हीरोइन में अब कौन सा है ये मसला, इसमें फंसोगे तुम। देखो बेटा, अब अगर देखो ई एक में आता है और एक में ई नहीं आता। अगर ई नहीं आ रहा है तो ये नशे वाली चीज है, और ये हमारे पास हो कि दिस इज फीमेल प्रोटागोनिस्ट। तो फीमेल प्रोटागोनिस्ट को हम कह सकते हैं हीरोइन। जैसे कि हीरोइन इज अ बैड एडिक्शन, अगर पहले वाले में आ गए। दूसरे वाले में कि देर इज वेरी अगली हीरोइन इन दैट फिल्म। ठीक है, वॉट एवर, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी बनाओ, मर्जी है। सुपर, अब देखो सुपर में क्या है, SUP, अबे बिस्किट वाला SOOPER होता है वो सुपर नहीं, ये बिस्किट वाला सुपर है ही नहीं। अब ये SUPER सुपर मतलब सुपर डुपर वाला, लाइक सुपरमैन। ठीक है, आई एम वॉचिंग सुपरमैन, वो वाला सुपर है ये। ठीक है, सुपर मार्केट, आई एम विजिटिंग सुपर मार्केट, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और ये जो इसको हम बोलते हैं सपर, इसको सुपर नहीं बोलते, सपर, रात देर का खाना। मतलब डिनर के बाद आपको दोबारा भूख लगी है मंचिंग करने के लिए, तो दैट इज कॉल्ड सपर। जैसे ही इज ईटिंग सपर, देर रात का खाना, मतलब रात में ऐसे 3 बजे नूडल्स खा लो बना के, वाली बात। सही है। तो इसमें क्या करना होता है, होमोफोन्स में पेयर ऑफ वर्ड्स आएंगे, तो सारे नहीं करने हैं, एनी 2, सिर्फ कोई 2। अब इसमें तो 1 2 3 4 5 6 दिए गए, कोई 2 तो डल से डल बच्चा निकाल लेगा। मुझे बताया कि सब में मसला नहीं है, 2 तो निकाल ही लोगे कोई, जो आसान वाला है, जो आपको आसान लग रहा है। और 4 सेंटेंसेस क्लियर मेंशन किया गया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना कि सर हमारे टीचर ने बोला है कि दोनों एक ही जुमले में दोनों इस्तेमाल होना चाहिए। यहाँ ऊपर मेंशन कर रहे हैं कि 4 सेंटेंस बनेंगे। अब 2, अगर ये 2 कर रहे हो ना तो 2 इसके और 2 इसके, तो 4 सेंटेंस बनेंगे ना टोटल। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब इन योर सेंटेंसेस। अब ये फ्रेजल वर्ब है जो 10 ईयर से आपको कर लेना होता है। अगर अच्छा, फ्रेजल वर्ब की जगह आप लोग, अगर आप फ्रेजल वर्ब नहीं करना चाहते तो आप ये भी कर सकते हैं, मैच द कॉलम। ये वर्ड्स मीनिंग होती है, कुछ बच्चों को ये आसान लगता है, कुछ बच्चे फ्रेजल वर्ब करते हैं। होमोफोन हर कोई करता है, बट कुछ बच्चे करते हैं यहाँ पर हमारे पास फ्रेजल वर्ब, और कुछ बच्चे कहते हैं हमारे पास यहाँ पर लाइक वर्ड मैच द कॉलम में। दोनों दिखा देता हूँ, सिर्फ मीनिंग्स बता देता हूँ। डील इन, जैसे वी डील इन वेपन्स या वी डील इन फ्रूट्स, मतलब हम क्या चीज़ें बेचते हैं तो हम इस चीज़ पर डील करते हैं। वी डील इन सॉफ्टवेयर्स। ठीक है। लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, ये फ्रेजल वर्ब से सारे। द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। ब्रिंग अबाउट, कोई चीज सामने लेकर आना। द एविडेंस ब्रिंग अबाउट अ न्यू ओरिएंटेशन टू द केस, कि एविडेंस जो है वो एक नई चीज केस के बारे में सामने लेकर आई है, तो सामने लेकर आना, ब्रिंग अबाउट किसी चीज को। ठीक है। टेक ऑफ, उड़ान भरना। द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द रनवे, हो सकता है वर्ब की फॉर्म चेंज कर सकते हैं, टेक के टुक ऑफ या टेकन ऑफ कर सकते हैं, मसला नहीं है। मतलब वर्ब की फॉर्म चेंज करने की वो है, इजाज़त होती है आपको। टेक ऑफ की जगह जैसे मैं ये लिखूंगा कि द प्लेन टुक ऑफ फ्रॉम द रनवे, ये सही है, फॉर्म्स चेंज किए जा सकते हैं। ठीक है। मेक आउट, ठीक है, मतलब सैरो तफरी करना, घूमना फिरना। ठीक है। या एक मेक आउट का मतलब ये भी होता है लाइक कि किसी चीज़ को देखना, मेक आउट। जैसे रडल्फ रोजेंडाइल मेड आउट अ पाइप नियर टू हिम, कि रडल्फ रोजेंडाइल ने अपने सामने एक पाइप का मुशाहिदा किया, तो मुशाहिदा करना, ऑब्जर्व करना, ये भी हो सकता है मेड आउट। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हो गया 40। इसमें भी बेटा सिर्फ 2 ही करने हैं, सारे नहीं करने, सवाल पढ़ लो। यूज एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, यू डोंट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, देन दिस क्वेश्चन विल बिकम सो मच इजी। चॉइसेस देखो ना आप कितने हैं, और 2 तो है डल से डल बच्चा कर सकता है, मतलब 2 तो आपको इसमें से आते ही होगा सर, इसके मतलब मुझे पता थे। ठीक है। बिना तैयारी किए कर सकते हो ये 2, बेसिक इंग्लिश नॉलेज से अपनी, नहीं याद करो कुछ भी, 2 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत आसान पैटर्न होता है सेकेंडरी इंग्लिश का, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बस क्वेश्चन आंसर याद करो जितना कर सकते हो, बस यही है। ग्रामर में कुछ नहीं रखा है। अच्छा, मैच द कॉलम, अब मैच करना है कॉलम को। अब इसमें यहाँ पर इसमें मजे की बात तो ये होती है, अच्छा कुछ 4 को मैच करना है, मैं सारे मैच कर देता हूँ। एंडीवियर, एंडीवियर मतलब जद्दोजहद, कोशिश। क्या किससे मैच होगा, ये किस वर्ड से? स्ट्रगल से हो जाएगा, स्ट्रगल तो है नहीं तो एफर्ट से हो जाएगा। मेस्टोडॉन, अच्छा मेस्टोडॉन क्या है, ये जो है ना वो बर्टन रसल ने लिखा था रिफ्लेक्शंस के अंदर। परहैप्स दे विल इमिटेट द रूथलेस मेस्टोडॉन्स विच आर ब्रिंगिंग अबाउट द वेस्ट इनटू डिजास्टर, मतलब कि क्या पता मशरिकी अकवाम होश के नाखून लें
और अपनी आज़ादी को बरकरार रखें। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो सफाक मेस्टोडॉन्स की तरह बिहेव करें, वो मेस्टोडॉन्स जो मगरिब को जवाल पजीर करने के पीछे तुले हुए। तो मेस्टोडॉन के बारे में बताया था कि मेमथ, मतलब मेस्टोडॉन किसे कहते हैं, मेमथ को कहते हैं। मेमथ मतलब एक बहुत बड़ा जानवर जो अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, जिसके ऊपर बड़े बड़े बाल हुआ करते थे, ठीक है, हाथी जैसा होता था आइस एज में जो होता था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर मेस्टोडॉन का, बहुत बड़ा जानवर। तो फिर जिजेंटिक इसका मतलब हो जाएगा, जिजेंटिक बहुत बड़ा। अफरे, अफरे का मतलब होता है लड़ाई, ये जेंडा से एक वर्ड लिया गया, तो लड़ाई, लेकिन उर्दू में थोड़ी ना लिखा होगा, आपको इंग्लिश में बताना है। तो अफरे मीन्स लड़ाई, तो नॉइजी फाइट। वेन, हार्ड वर्क नेवर गोज इन वेन, यूजलेस, मतलब मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, तो यूजलेस ना। फ्रॉलिक, तो बस बच गया, तो वही हैप्पी। ये फ्रॉलिक का जो वर्ड है लाइन्स फ्रॉम यूलिसिस से लिया गया है। सेकंड लाइन है, फॉर एवर विथ अ फ्रोलिक वेलकम टुक, हमने खुशी से इस्तकबाल किया थंडर एंड सनशाइन, अच्छे और बुरे वक्त का, ये जो हमने पढ़ा था ना पिछले हफ्ते मास। तो थोड़ा सा मूव कर दें, ठीक है, थोड़ा सा माउस मूव कर दें, बस सही हो जाएगा खुद, ठीक है। अब नीचे आ जाए, सेक्शन सी देखते हैं ज़रा क्या आया हुआ है। तो सो फार सो गुड, पेपर में इतना मुश्किल पेपर नहीं, आसान है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा ऊपर नीचे करें इसको, यस, और करते हैं ताकि मैं, बस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, कैरेक्टर स्केच आया हुआ है, किस पे आया हुआ है भाई, एंटनी डी बोबैन रजनडाइल, रजनडाइल आ गया, छोड़ दो उसको, ये तो किया है ना, बस हो गया, ठीक है। तो मैंने रजनडाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया वो ब्लैक माइकल, बोबैन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो रजनडाइल मोस्ट चांसेस है रजनडाइल के आने के, नहीं तो फिर आप ब्लैक माइकल करो, 90% चांस रजनडाइल का ही है इस साल, ठीक है। 10% चांस है ब्लैक माइकल भी आ सकता है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं करता ना मैं कराता हूँ, देखो ये सवाल और करके आया होगा, बट आपको पता भी नहीं है क्या चीज़ है, क्योंकि मैंने कराई नहीं पूरे साल आपको उसकी तैयारी, ज़रूरत ही नहीं है, जब ये निकल रहा है तो क्यों करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मैं नहीं कराता, ज़्यादा आसान स्केच करना है जो आपने याद कर लिया, ठीक है। तो मैं बताता नहीं हूँ आपको, उसके बारे में बताया भी मैंने आज तक नहीं आपको, अभी दिख रहा है तो दिख रहा है कि हाँ ये भी होता है सर। नंबर 4 ऐसे है, अब ऐसे देखते हैं यहाँ पर क्या है, डेंजर्स ऑफ AI डीप फेक। तो AI के हवाले से एक उसके मतलब डेंजर्स के बारे में या उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पर आ रहा है। तो AI के कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं, जो हार्श कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके बारे में। सेकंड है सेफ्टी मेजर्स अगेंस्ट साइबर क्राइम, ये दूसरा कंप्यूटर का 2 दे दिया उन्होंने, साइबर क्राइम भी दे दिया। तीसरा इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, छोड़ो उसको, 3 तो हटा दो। रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न कम्युनिकेशन, तीनों ही सारी ही कंप्यूटर रिलेटेड है। तो बेटा AI है यहाँ पर, ये दिख रहा है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ करना चाहिए आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैट GPT ना, ये पहला वाला बस इसका जो है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट, बाकी सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, मतलब टॉपिक तो मैं 50 मैं भी यहाँ पर डाल सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट के लिहाज से वो सब आपको याद नहीं करना। ऐसा नहीं कि आप DJ साइंस कॉलेज में देखकर उसको याद करना शुरू कर दें, ऐसा ना करें, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए, बजाय इन सब के। चैंपियंस ट्रॉफी जो है ना 2025 जो पाकिस्तान में मुनक्किद हो रहा है, मैचेस चल रहे हैं, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 5, आपको पता है लेक्स लॉन्ग क्वेश्चन हमारा जो होता है वो होता है चेंज द नरेशन। नरेशन हमने सीखा है, 5 टाइप मैंने आपको सिखाया है, इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ नरेशन को। तो देखते हैं कि क्या जो हमने सीखा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। फर्स्ट है द टीचर सेड टू द हर क्लास, डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो फर्स्ट को बना रहा हूँ, तो द टीचर या डू से स्टार्ट हो रहा है ना बेटा, आस्क्ड हो जाएगा, देख लें जरा तमाम बच्चे। द टीचर आस्क्ड, आस्क्ड टू नहीं होता, आस्क्ड हर क्लास, कॉमा हटेगा जो कन्फर्मेटिव है तो इफ आ जाएगा। उसके बाद आपको पता है ये जो हमारा इंटेरोगेटिव होता है वो अफर्मेटिव बन जाता है, तो ये डू जो है वो यू के बाद चले जाएगा। तो यू डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, वैसे तो ये हो जाएगा यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बट मसला नहीं है, मान लेते हैं ये यही हो गया सर, यू डू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, तो टेंस तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस किस में चेंज होगा, प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल में होगा, तो डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में हो जाएगा। लेकिन चूंकि अफर्मेटिव रहेगा तो डिड नहीं लगाएंगे, बल्कि वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। और यू सेकंड फॉर्म है, किससे चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हर क्लास, हर क्लास में एक बंदा नहीं है, दे हो जाएगा, ठीक है। इफ दे अंडरस्टूड, समझ में आ रहे कैसे कर रहा हूँ, अंडरस्टूड द क्वेश्चन, और लास्ट में आप सब जानते हैं फुल स्टॉप आ जाएगा, क्लियर है। सेकंड देखते हैं बेटा, लुकमान सेड रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अच्छा ये एक ईडियम है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि मतलब गांव एक दिन में नहीं बस जाता, इसको उर्दू में कहते हैं ना कि गांव एक दिन में नहीं बस जाता और बस्ती एक दिन में नहीं बस जाती। तो ये है, ये एक ईडियम है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको चेंज नहीं करते, ये सेम रहेगा।
अक्सर बच्चे ना उसको हैड बीन कर देते हैं, रोम हैड नॉट बीन बिल्ट इन अ डे, ये गलत हो जाएगा। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है, जैसे हेल्थ इज वेल्थ होता है उसी तरह से। डू इन रोम एज रोमन्स डू, रोम का वर्ड आ गया तो समझ जाओ कि ये कोई ना कोई इडियम है, जैसे जैसा देश वैसा भेस होता है ना, डू इन रोम व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू कहते हैं ना, इसी तरह से रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो सेम रहेगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल आ गया सेकंड में। तो लुकमान सेड दैट, अब सेड है तो तोड़ नहीं बनाएंगे, ठीक है, सेड को सेड छोड़ते हैं, दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो शहर या बस्ती एक दिन में नहीं बस जाती, इसका मतलब ये होता है। रोम एक बहुत शानदार एक रोमन एरा में एक शहर था, आपको पता है। द ट्रैवलर सेड टू द पासर बाय, वेयर कैन आई गेट फूड एंड लॉजिंग फॉर द नाइट, वेयर, ये हमारा इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन आ गया, तो इफ तो नहीं लगेगा, वेयर डायरेक्ट लग जाएगा, पता है ये सबको, थर्ड बना लेते हैं। तो द ट्रैवलर सेड टू द पासर बाय, तो क्या हो जाएगा, द ट्रैवलर आस्क्ड द पासर बाय, पासर बाय मतलब राहगीर, राह गुजर, ठीक है, सामने से गुजरने वाला। कॉमा हटेगा तो वेयर आ जाएगा, अब वेयर के बाद देखो कैन आई गेट है, कैन आगे चले जाएगा, वेयर आई कैन गेट, आई है वो फर्स्ट पर्सन है, किससे चेंज हो जाएगा, ट्रैवलर से, ही शी कुछ भी बन सकता है, ही बना लेते हैं, और कैन कुड में चेंज हो जाएगा, पता है ये सबको। तो वेयर ही कुड गेट फूड एंड लॉजिंग फॉर द नाइट, पूरा ऐसे हो जाएगा, गेट फूड एंड लॉजिंग मतलब रहने के लिए जगह, फॉर द नाइट, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा। क्लियर है, पढ़ा मैंने ये सब, तो नया तो कुछ नहीं है इसमें दिख रहा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना सर आसान आसान आपने कराया, पेपर में मुश्किल आता, तो क्या मुश्किल आ रहा है, वही आ रहा है, तो कुछ भी नहीं आता। 9-10 में जो नरेशन होती है वही नरेशन सेकेंडरी में होती है। अब आपका वहम होता है कि नहीं सर सेकेंडरी में तो बहुत कोई तोप चीज़ आने वाली है, वो आपका वहम है जो पीला बाजा में आपको डराता है, ठीक है। मैं जबकि मैंने पहले दिन से बोल रहा हूँ, जो 9-10 की नरेशन है वही इंटर की नरेशन है। मुश्किल होता तो मैं सबसे पहले आपको सिखाता, और मैं छोड़ता नहीं, मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाता बट सिखाता ज़रूर आपको, लेकिन आते ही नहीं तो मैं क्यों सिखाऊं। आप ही बोलेंगे कि सर इतना आसान आता है और आपने इतना मुश्किल पढ़ा दिया। द नोटिस इन द शॉपिंग मॉल सेज बिवियर ऑफ पिक पॉकेट्स, अब ये अच्छे की तरह से होशियार रहें, बिवियर ऑफ पिक पॉकेट्स। तो अब देखो इसमें ये हमारा इंपैरेटिव बनता है, बिवियर है, तो अब यहाँ पर द नोटिस इन द शॉपिंग मॉल, ये रिपोर्टिंग स्पीच ऐसी लगा देते हैं, द नोटिस इन द शॉपिंग मॉल। अब देखो यहाँ पर सेज लगा हुआ है, अब चूंकि ये इंपैरेटिव है तो सेज नहीं होगा। अब हमने बहुत सारा पढ़ा है, ऑर्डर्स करके ये सब करके, यहाँ पर एक नया लगने वाला है, अब ये एक नई चीज़ सीखने को मिल रही है, वॉर्न्स, तो क्या वार्निंग है ये, तो वॉर्न्स लगेगा, जबकि ये एक नई चीज़ सीखने को मिली, पहली चीज़ है जो सीख रहे हैं इस पेपर में, वॉर्न्स। उसके बाद टू बिवियर ऑफ पिक पॉकेट्स, तो वार्न दे रहे हैं ना, वार्निंग कर रहे हैं। क्लियर है, तो कितना कुछ नया नहीं है, बस सिर्फ यही है कि सेल्स को वार्न्स में चेंज कर देंगे, चूंकि वार्निंग है, ये तंबी की जा रही है ना बेटा। लास्ट है, व्हाट अ सुपर्ब नेकलेस यू हैव ऑन, सेड खदीजा टू हर फ्रेंड, एक्सक्लेमेटरी। और अच्छा रिपोर्टिंग स्पीच आगे है तो हम उसको वापस ले आते हैं अपनी जगह पर। तो खदीजा एक्सक्लेम्ड विद जॉय नहीं, सरप्राइज। अच्छा उसके बाद टू हर फ्रेंड भी लिखा हुआ है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, तो आप उसको ऐसे ही उतार देंगे, टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने अक्सर पढ़ा होता है जिसमें लिसनर नहीं होता है, सिर्फ सेट करके छोड़ देते हैं, बट सेट के बाद हो सकता है कुछ और, तो एज इट इज आ जाएगा बेटा, ठीक है। ये भी एक नई चीज़ सीख लें जरा। अब कॉमा हटा तो फिर क्या लगेगा, दैट लगेगा, वॉट तो हट जाएगा, और सुपर्ब नेकलेस कहाँ चला जाएगा एंड में, ताकि एसवीओ पैटर्न हमारा सस्टेन हो जाए, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। तो यू हैव ऑन तो क्या हो जाएगा, दैट शी हैड ऑन अ सुपर्ब नेकलेस। समझ में आ गई बात, लास्ट से फुल स्टॉप आ जाएगा। तो ये हमारा 10 नंबर का नरेशन है, ये 5 करोगे 10, 1-2 नंबर का है, 10 नंबर हो गया आपका, ये यहाँ से यहाँ तक करने में 10 नंबर हो गया आपका। क्लियर है, आसान है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो कुछ नई चीज़ें भी सीखने को मिलेगा। मसला आगे बढ़े, आगे बढ़े, पैसेज देखते हैं ज़रा। देखो पैसेज के हिसाब से तो ये है कि पहले क्या होता था, अगर ओल्ड पैटर्न की अगर हम बात करें, अगर ओल्ड पैटर्न की बात करें तो ज़्यादातर पैसेजेस जो है ना
वो निकाले जाते थे रिफ्लेक्शन से, क्योंकि अब हमें पता है ये सेकेंड ईयर है। पैसेज इसका होगा सीन, मैंने अभी देखा नहीं है, मैं देखूंगा अभी। ये पैसेज सीन होगा, ठीक है। अगर सीन नहीं हुआ तो मैं यहाँ पे क्रॉस लगा दूंगा इसमें, क्योंकि सीन ही पैसेज आएगा, अनसीन नहीं आएगा। फर्स्ट ईयर में सीन आता है, सेकेंड ईयर में सीन आता है, सीन कॉम्प्रिहेंशन होता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पैसेजेस में हमारे पास ज़बरदस्त सीट, रिफ्लेक्शन, पाकिस्तान रेडी, मॉडर्न वर्ल्ड के आते हैं। बट अभी कुछ सालों से ना स्टोरी टाइप द डे डैम्ब्रोक का दे रहे हैं, सिल्वर बॉक्स का दे रहे हैं, इस तरह से डिवोटेड फ्रेंड का दे रहे हैं, बड़ा आसान कर दे रहे हैं। जैसे मैंने जो मिट्स में जैसे कि आपको दिया तो शायद वो था उसका रिफ्लेक्शंस का था, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट था। लेकिन अब देखो, अब ये वाला भी जो उन्होंने दिया ना काफ़ी आसान कर दिया है, उन्होंने बड़ा आसान निकाला। चलो मैं इसको पढ़ूंगा, आप बताना चैप्टर कौन सा है। कॉल दिस जस्टिस, व्हाट अबाउट हिम, ही गॉट ड्रंक, ही गॉट द पर्स, ही टुक द पर्स, बट इन अ मफल्ड शाउट इट इज बिग मनी गॉट हिम ऑफ जस्टिस। ये तो बिल्कुल वही है, तो दूर मतलब देख से साथ पता लग रहा है। कॉल दिस जस्टिस सुन के लग रहा है कि यार ये तो वही जुमला है जो मिस्टर जोन्स ने बोला था जब उसको पनिशमेंट दी थी मजिस्ट्रेट ने, याद है। और बस 2 ही लाइन का पैसेज है, मतलब कुछ बचा ही नहीं इसमें तो बचा ही कुछ नहीं इसके अंदर। नेम द टाइटल ऑफ द टेक्स्ट एंड राइटर, तो टाइटल का नाम क्या हो गया, एक्ट 3 ऑफ द सिल्वर बॉक्स, बिल्कुल सही। राइटर का नाम क्या है, जॉन गैल्सवर्दी, ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हर चैप्टर का नाम एटलीस्ट और उसके राइटर का नाम मैंने हमेशा आपको बताया, याद किया करें। आइडेंटिफाई द स्पीकर, स्पीकर बोलने वाला कौन है, ये जुमला स्पीकर मिस्टर जोन्स है। ये जेम्स जोन्स थे ना पूरा नाम, मिस्टर जोन्स लिख देते, कोई मसला नहीं है, मिस्टर जोन्स। पर्सन एड्रेस्ड, किसको बोला जा रहा है, मजिस्ट्रेट को बोल रहा है ना ये कि तुम इसको इंसाफ बोलते हो, ये कौन सा इंसाफ है। एंड द पर्सन अंडर कंसिडरेशन, और किसके बारे में बात हो रही है, जैक बार्थविक के बारे में। तो देखो पढ़ा है तो मसला ही कोई नहीं है, जैक बार्थविक या बार्थविक जूनियर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, जो बेटा था मिस्टर बार्थविक का, उसी के बारे में ना। ही गॉट ड्रंक, वो भी नशे में था, उसने पर्स चुराया, उसको कुछ नहीं हुआ चूंकि पैसे ने उसको बचा लिया, बिग मनी गॉट हिम ऑफ। विच सिमिलैरिटी इज ड्रॉन बिटवीन द क्राइम ऑफ द पर्सन अंडर कंसिडरेशन एंड द स्पीकर, ओके। क्या, अच्छा, कौन सी सिमिलैरिटी मौजूद है क्राइम ऑफ द पर्सन अंडर कंसिडरेशन एंड द स्पीकर, स्पीकर में और उसमें जो जिसके बारे में बात जैक बार्थविक, कौन सी चीज मुश्तरिक है, दोनों अल्कोहलिक थे या दोनों ड्रंकर्ड थे, दे बोथ। तो ये ऊपर से नहीं, मतलब व्हाट अबाउट हिम, ही गॉट ड्रंक, ही टुक द पर्स, ही टुक द पर्स, बट मतलब ये आपको यहाँ से नहीं पता लग रहा है, ये चैप्टर से पता लग रहा है। तो द बोथ आर ड्रंक, इसका ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये वाला सवाल आउट आया है, आउट से मुराद देखे 2 लाइन से नहीं आया, इससे अलग से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है, व्हाई डज द स्पीकर स्पीक लाउडली इन द कोर्ट। अब इसका भी ऊपर नहीं जवाब मिलेगा, खुद ही बनाना पड़ेगा कि चिल्ला के क्यों बात कर रहा था ये, क्योंकि उसके साथ इनजस्टिस हुआ था और उसको पनिशमेंट दी गई थी, जबकि सामने वाला बंदा मिस्टर जैक बार्थविक आल्सो कमिटेड द सेम मिस्टेक बट हिज बिग मनी गॉट हिम ऑफ। ये तो लिख लोगे ना 4-5 लाइन खुद से, क्या मसला, ठीक है, इतना तो लिखना आता है, कोई मसला। लास्ट क्वेश्चन, मार्क वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। वाह भाई, ये तो मजेदार चीज आ गई, ट्रू फॉल्स, बचपन की याद ताज़ा हो जाएगी। ट्रू फॉल्स पूछ रहे, बहुत किया ना बचपन में, तो कह रहे द स्पीकर इज पनिश्ड बाय द कोर्ट, ट्रू। सबसे आसान दुनिया का सवाल ये होता है, ट्रू फॉल्स, 50% चांसेस सही हो रहा है। बी है, द पर्सन अंडर डिस्कशन बिलोंग्स टू द लोअर क्लास, अंडर डिस्कशन, यस, तो वो तो फॉल्स है, वो तो अपर क्लास का है। द पर्सन रिफर्ड बाय द स्पीकर इज नॉट पनिश्ड बाय द कोर्ट, ट्रू, बिल्कुल सही है। जिसके बारे में बोल रहा है स्पीकर, वो पनिश उसको कहा हुआ था।